कि नादान है वो जो आसमान के सितारे देखते हैं। हम तो उन सितारों को अपने परिवार की खुशी के खातिर जमीन पर लाना चाहते हैं। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर, शानदार, मस्त और जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। और आज फिर मैं संजीव, आपका छोटा भाई, लेकर के आया हूं। कल मैंने कमिटमेंट किया था आपसे कि आज बात करेंगे डायरेक्ट जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश आदेश दिए गए, उन पर चर्चा करेंगे। और दो महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि आज हम बात करेंगे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ की कहानी, यानी कि ये दो भाई हैं हमारे, हेनरी गोलक और विलियम गोलक। पंजाब में एक जगह है जालंधर, वहां के रहने वाले हैं। 500 एकड़ जमीन के ये ऑनर हैं। मैंने कल आप लोगों को क्लियर किया कि साहब शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार में बिल्कुल क्लियर उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया कि ठीक है साहब, आपको लैंड रिफॉर्म्स करना है। आपको जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के, यानी कि 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं साहब। और ये आपको क्या करने हैं, खास तौर से, विशेष तौर से 39 आर्टिकल को आपको सब अप्लाई करना है। और अगर उसको अप्लाई करना है, मतलब आपको जो धन का असमान वितरण है हमारे देश के अंदर, उसको खत्म करना है। जो भू संपत्तियां हैं वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास हैं, जिनको जमींदार कहा जा रहा है, उनको साफ सीलिंग करना है। उनको, जो सीमांत किसान है, रैयत किसान है, छोटे किसान है, उनको देना है। तो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं वो हमारे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और सशक्त व्यक्ति हैं, कोई विपक्ष में नहीं है। सारे के सारे लगभग राज्यों में, लगभग क्या, सभी राज्यों में उनके अपने सीएम हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कहते नहीं है कि साथियों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारे दिल के करीब रहने वाले लोग भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। समझ रहे हो ना? यही हुआ हमारी जो बाद में प्रधानमंत्री बनी, आदरणीय इंदिरा जी, इंदिरा गांधी जी, इनके साथ। इनके बहुत ही अपने करीबी लोग इनके पिताजी के साथ रहे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पीएम साहब, उनके साथ रहे। एक समय ऐसा आया कि महत्वाकांक्षाएं उड़ान लेने लगी। मुरारजी देसाई जी हों, चाहे जेपी जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, जेबी कृपलानी हों, ये सारे के सारे लोग उस समय सबसे सीनियर मोस्ट थे कांग्रेस के अंदर। के कामराज, एक कहानी है। तो कहते नहीं है कि अनुभवी व्यक्ति हैं, और ये जो इंदिरा जी हैं, ये उनके अनुभव से, चूंकि उनके पिताजी के साथ रहे थे ये, तो उनको लगता है कि मुरारजी देसाई जो हमारे आदरणीय बाद में प्रधानमंत्री 1977 में बने, उनको अपनी इच्छा थी कि साहब हम भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन कहते नहीं है कि साहब ये तो पावर का गेम है। तो ये अलग कहानी है। उद्देश्य सीधा सीधा हमारा यही है कि हम आज दो जजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब और केशवानंद भारती वर्सेस केरला।
स्वतंत्र हैं जब फ्री कर दिया गया 2 जजमेंटों ने, कौन कौन से, शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार, ये दोनों ही जजमेंट जो थे उनमें पार्लियामेंट को यानी कि संसद को असीमित शक्ति दे दी। नेहरू जी ने कुछ संविधान संशोधन भी करवाए, 9th शेड्यूल को ही डेवलप कर दिया। बोले साहब अगर आपको लैंड रिफॉर्म करना है, इक्वलिटी की बात करनी है, सोशल जस्टिस की बात करनी है, जेंडर इक्वलिटी की बात करनी है, फाइनेंशियल इक्वलिटी की बात करनी है, वित्तीय रूप से सभी को समान करना है, तो साहब बांटना तो पड़ेगा। मेरी बात को आप क्लियर समझ गए होंगे। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो सबसे पहले उद्देश्य यही बना कि जो लैंड्स हैं, जो जमीनें हैं, जो सिलेक्टेड लोगों के पास है, इन्हीं में लैंड रिफॉर्म किया जाए। तो लैंड रिफॉर्म से यानी कि भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था है, इसको साहब उन्मूलन किया जाए, इसको खत्म किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। कहानी के टाइम में आप लोग हमारे बैकग्राउंड को समझ गए होंगे, कुछ फैक्ट्स इन्वॉल्व करेंगे, कुछ कहानियां इन्वॉल्व करेंगे, और इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, यानी कि जो बेंच हैं 11 जस्टिस गोलकनाथ में, यानी कि और 13 जो जस्टिस हैं वो केशवानंद भारती जी, जो एक महत्वपूर्ण मठ है उसके केस में। आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। तो साथियों, एक प्रोस्पेक्टिव राजनीतिक है जिसमें इंदिरा जी का पहला कार्यकाल, यानी कि पहला जो टेन्योर उनका वो 1966 से लेकर के 1977 तक है, और 2 ईयर का कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री आते हैं, जिसमें आदरणीय मोरारजी देसाई और किसानों के मसीहा, सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। दोनों लोगों की अपनी व्यक्तिगत अलग अलग कहानियां हैं, उनको कभी और चर्चा में करेंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही गजब की है। वे गुजरात में सिविल सर्वेंट थे, आज़ादी में हिस्सा लिया, सब कुछ, सारी चीज़ें, बड़े करीबी रहे जवाहरलाल नेहरू जी के। इंदिरा जी की सरकार में भी रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री रहे। अलग ये स्टोरी है, इसको फिर लेकर के चलेंगे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो संतुष्ट नहीं कि साहब हमें तो प्रधानमंत्री ही बनना है, डिप्टी पीएम से हम जो है सेटिस्फाई नहीं है। इन बातों का मतलब ये है मेरे साथियों कि हम जो आपको एक स्टोरी टाइप में ये सुनाना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ, ये चीज़ें डेवलप हो जाएं, आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएं कि कहानी क्या है। यानी कि ये दोनों जजमेंट का जो एक टेन्योर है वो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी का कार्यकाल है, और 2 साल का जो कार्यकाल है वो अभी हम बात करेंगे, इनकी आदरणीय मोरारजी देसाई का है और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का है। एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज मुझे पढ़ना क्या है, एक बार को पीपीटी पे नजर डाल लेते हैं और समझ लेते हैं, तो हमारी जो चीजें डेवलप होगी कि सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ही सिस्टम का पार्ट होती हैं, और ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हमारी समझ विकसित होगी, संविधान की समझ तो बहुत अच्छे से विकसित हो ही जाएगी। बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आज अभी पीपीटी पर एक नजर डालते हैं कि आज मुझे पढ़ना क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यानी कि संवैधानिक शब्द को भी अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हर एक क्लास का हमारा उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरीके से आप लोग अंतिम चयन सूची में आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम सर ये कर लो, ये नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी की जो क्लासेस हैं वो बहुत ही बेसिक क्लासेस हैं। हम स्वयं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज तैयार करेंगे, सारे के सारे करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपकी अपनी समझ को विकसित करिएगा। तो चलते हैं बेटा बोर्ड पे, सीधे समझने का प्रयास करते हैं। देखो,
दो चीजें हैं। आर्टिकल 32 आप लोग जानते हैं, ये रेमेडी मतलब उपचार दे रहा है हमको रिट जो हमारी व्यवस्था है, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, जो भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय को जो जारी करने की राइट है, इसमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साहब, कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, आप लोगों को पता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, यानी कि एनफोर्सेबल हैं। मतलब भैया, अगर मेरे किसी भी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का उल्लंघन किया किसी व्यक्ति द्वारा या सरकार द्वारा, तो सीधे सीधे क्या करना है साहब, अनुच्छेद 32 हमारे पास आर्टिकल 32 है ही है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए सीधे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? या उच्च न्यायालय में जाना है तो 226 की बात कर लेंगे। पॉइंट की बात यह है मेरे साथियों कि साहब, जिसमें राज्य के लिए सब कुछ करना है, जो पॉलिसी डिटरमाइन करनी की गई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे संविधान द्वारा, राज्यों के लिए, राज्य शब्द का मतलब राज्य सरकार से और उसकी संसद से, सॉरी, या विधानमंडल से और संबंधित राज्य की सरकार से, या उनके द्वारा जो भी अथॉरिटीज हैं वो भी सरकार का पार्ट है। इवन पंचायत, नगर निगम, ये भी सब राज्य ही हैं, क्योंकि इन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सारी चीजें स्टेट की ही इंफोर्स होती हैं। बात समझ गए? जो भी अथॉरिटी, जो भी बॉडी रेगुलेट होगी गवर्नमेंट से, चाहे वो राज्य की गवर्नमेंट से हो, चाहे वो केंद्र यानी कि संघ की या सेंटर की गवर्नमेंट से हो, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे साहब, राज्य की परिभाषा में आते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद 12 है, उसमें राज्य के बारे में लिखा गया, अभी हम क्लियर करके बताएंगे। तो इस पीपीटी का मतलब क्या है, इस स्लाइड पे केवल ये लिखा हुआ है साहब, कॉन्ट्राडिक्शन है कि साहब जो हमारे पास नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक, इनके लिए तो साहब बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, आप कोर्ट नहीं आ सकते। आर्टिकल 37 में ये लिख दिया साहब, नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। सरकार क्या करे साहब, सारे काम करने हैं उसको, सोशल जस्टिस करना है, लोगों को बराबरी पे लाना है। समाजवाद के अच्छे विचारक थे आदरणीय नेहरू जी, सोशल जस्टिस चाहते थे कि सभी को जो है कुछ न कुछ रेवड़ी दे दी जाए, सब लोग बराबर आए, बहुत लोग पिछड़े हुए महिलाओं को भी आगे लाया जाए, बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, जो अलग अलग क्लास में डिवाइड थे, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरियां हैं, जो अलग अलग जातियां हैं, इनको लाया जाए। मिनोरिटी के बारे में अलग से व्यवस्था है, जब संविधान की सारी चीजें कराएंगे तो एक एक पॉइंट कराएंगे। बात समझ रहे हो ना साथियों? तो ये विचार था। फिर सरकारें कुछ पूंजीवादी समर्थक होती हैं, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म में लोग, अलग पार्ट है, इसको भी पढ़ लेंगे। पूंजीवाद में लोग अपनी संपत्ति का थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इसे पूंजीवादी व्यवस्था का पार्ट है। साम्यवादी व्यवस्था है, तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये फिलॉसफी का एक पार्ट है, तो फिलॉसफी पे जब चर्चा करेंगे, दर्शन का विषय है ये, आप लोग समझ रहे होंगे कि चलिए ठीक है साहब, आपने कहा कि सर अच्छी बात है ये कहानी के तौर पे, तो चलिए ठीक है साहब कि कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है इसी बात का साहब, कि इनमें तो रेमेडी मिल रही है, इनमें रेमेडी नहीं मिल रही है। लेकिन अब सरकार की समस्या है साहब, करे क्या? देखो, एक चीज मैंने लिखी है कि आदरणीय इंदिरा जी जो है वो 18वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि 18वें संविधान संशोधन से लेकर के वो अपने पहले कार्यकाल में, दूसरा तो 2 साल के लिए जो टेन्योर है, मैंने बताया आपको, आदरणीय मोरारजी देसाई का और आदरणीय चौधरी चरण सिंह का, यानी कि 78
और 79 और 80 में इलेक्शन होते हैं, और 80 से लेकर के फिर 84 तक टिल डेथ इंदिरा जी की, 84 तक। बात समझ रहे? वो उनका दूसरा कार्यकाल है, वो दूसरे में डिवाइड करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत बड़ी चेंजिंग है, इसको अलग से क्लास में करेंगे 42वें संविधान संशोधन को। बात समझ गए? और इसी के कुछ चीजों को फिनिश किया वो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वो 44वां संविधान संशोधन लेकर के आए, ठीक है ना। एक 43वां भी है, वो छोटा सा ही है। मेरी बात को समझ गए? और मैं ये कहता हूं कि कुछ समय के लिए तो इंदिरा जी द्वारा भी समर्थन दिया गया, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई, क्योंकि ये मोरारजी देसाई कांग्रेस का ही पहले पार्ट हुआ करते थे। तो कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ या आर भी कह देते हैं जिसको, ठीक है ना। तो चलो ये अलग विषय है, इस पे फिर चर्चा कर लेंगे। मेरी बात समझ गए साथियों? बड़े ही प्यार से आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समय अपना, आप अपने, हम लोग समझेंगे इस चीजों को। अगला देखिएगा बेटा, ये जो सभी जगह आप लोगों ने एक जनरल पिक है, ये महंत है हमारे आदरणीय केशवानंद भारती जी, एक आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो है, जो हमेशा ही सरकार के अपोजिट में रहे, ये जो जस्टिस हैं आदरणीय नानी पालकीवाला जी, इनकी अलग कहानी है। ये अपने आप में वो व्यक्तित्व है जुडिशरी के, यानी कि विशेषज्ञ हैं। इनकी अलग स्टोरी है नानी पालकीवाला की। पालकीवाला नाम कहीं कहीं वीडियो में कि इनके परिवार इस तरीके की चीजों में थे, काम करते, तो ये नाम रख दिया गया। चलो अलग विषय है, लेकिन हमें थोड़ा सा जनरल बात हो, ठीक है बेटा। शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार राज, ये 1965 का था। बात समझ गए? ये दोनों ही जजमेंट साहब सत्ता के यानी कि पक्ष में है। बात क्लियर हुई? यानी कि तब तक प्रभाव है हमारे आदरणीय नेहरू जी का, सत्ता परिवर्तन होती है, चीजें बदलती हैं। इस बात का एहसास शायद उच्चतम न्यायालय को भी है कि सरकार में अब वो मजबूती नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि दो पड़ले अगर हैं, एक तो भारी होता है तो एक को तो ऊपर उठना है। बात समझ रहे तो साथी, चलते हैं। ये 1967 का है साहब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और नीचे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का है। 1973। और जब ये जजमेंट जो है, गोलकनाथ का जो जजमेंट है, जब इंदिरा जी के ही अपोजिट आया, मान के चलिएगा, सरकार के अपोजिट का मतलब क्या, तो उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया, 25वां संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन किया, और 29वां 29, जब संविधान संशोधन की लिस्ट करा देंगे, लेकिन अभी समझते, बहुत सारी बातें उन्होंने इंक्लूड कर दी। क्योंकि गोलकनाथ का जो जजमेंट है, 11 सदस्यों की जजों की जो बेंच है, उसमें 6 और 5 से है, सुब्बा राव जी वगैरह वगैरह। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। अलग अलग जजों की अपनी व्यक्तिगत कहानी भी है, क्योंकि जुडिशरी एक रोचक विषय है, इसमें इसकी अलग दुनिया है। और आप लोग जानते हैं कि जब न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव पार्ट यानी कि गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, तो कोई कहे कि हम पुलिस कहां जाएगी, सब एग्जीक्यूशन में जाएगी। बात समझ में आ गई? विधायिका अलग हिस्सा है, एग्जीक्यूशन में सरकार, संसद अलग विषय है, और पार्लियामेंट में जो सरकार होती है, मतलब जैसे मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो मैं एग्जीक्यूशन का पार्ट हूं। वैसे तो मैं संसद का पार्ट हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन बॉडी के मैं पार्ट हूं। फिर सारे सिविल सर्वेंट जितने भी हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, वो सब एग्जीक्यूशन का पार्ट है। अब कहो कि साहब जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है,
आप मेरी बात को समझ गए। संसद में जो विपक्षी दल हैं वो एग्जीक्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, वो किसी भी रूल और रेगुलेशन को केवल बनने के बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और संबंधित सिविल सर्वेंट्स की है, अथॉरिटीज की है। मेरी बात को क्लियर आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने अभी आप लोगों को बताया बस केवल एक जनरल सामान्य सी दो बातें। आप पिक में मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। बीच में आदरणीय मुरारजी देसाई बैठे हुए हैं, किसानों के मसीहा देवता चौधरी चरण सिंह जी हैं। 24 जनवरी 1966 से पहला जो टेन्योर है, यानी कि पहला जो कार्यकाल है इंदिरा जी का, वो 24 मार्च 1977 तक। मुरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। आप लोग समझ रहे। चौधरी चरण जी सिंह जी का जो कार्यकाल है 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक, यानी कि 80 में फिर इंदिरा जी पूर्ण बहुमत से आती हैं। इसमें एक आपातकाल की यानी कि अनुच्छेद 352 की एक अलग कहानी है। तो हम आपको वो दोनों ही प्रोस्पेक्टस लेके चल रहे हैं कि साहब 1966 से 1977 तक क्या स्थिति है, और 24 मार्च 1977 से 1979 तक में इसी के बीच में एक 44वां 44 संविधान संशोधन आता है, और वो आता है 1978 में। बात क्लियर हो रही है? आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो रही है? अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? चलिएगा। आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं कर रहे, बस देख के चले जाते हैं। थोड़ा सा प्लीज सुझाव और सजेशन आमंत्रित है, हम दिल से स्वीकार करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है साहब, कि राज्य क्या है। विस्तृत चर्चा राज्य में देखिएगा, आप लोग समझेंगे कि राज्य है क्या रियलिटी में। हम आपको समझाएं कि राज्य, मैंने अभी जैसा कि बताया कि चाहे भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, बात क्लियर हो गई, सरकार के पार्ट हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार के नियंत्रण के अधीन अथॉरिटीज। ये अलग इसमें कई जजमेंट आए इस सेंटेंस पर कि सरकार के नियंत्रण के अधीन जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो क्या राज्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा और कब कहलाएगा। इस छोटे से टॉपिक पे एक अलग से सब टॉपिक डेवलप करके जब राज्य पढ़ेंगे या संविधान पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना है कि साहब केंद्र की सरकार और संसद, राज्य की सरकार जैसे केरला की सरकार का मतलब सीएम और उनका मंत्रिमंडल, बात क्लियर हो गई, और पूरा का पूरा विधानमंडल। अब विधानमंडल और संसद शब्द का मतलब यही है कि फिर लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये सब सरकार। और विधानमंडल का मतलब यही है कि साहब विधानसभा और विधान परिषद और गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो कहीं कहीं विधान परिषद है नहीं, वो एक अलग विषय है। आप मेरी बात को समझ गए? चलिए बेटा, देखो मैंने यही कहानी आप लोगों को बताई कि साहब संपत्ति का अधिकार जो है हमारा, प्रॉपर्टी का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है। और 19(1)(f) और 31 में बात क्लियर हो गई। वो एक अलग विषय है कि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको फिर ले जाया गया। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि साहब इसको फिर कहां कर दिया गया, 300A में।
अब ये लीगल राइट्स है, एक कानूनी अधिकार है। बात समझ में आई? जब बहुत सारे अधिग्रहण के अधिनियम आप लोग समझते होंगे कि जमीनें, अथॉरिटी शब्द की बात करते हैं, बहुत सारी अथॉरिटियां हैं, जैसे हमारे यहाँ नोएडा में, समझ गए, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अलग है, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी अलग है, और नोएडा अथॉरिटी अलग है। तो ये अथॉरिटी का मतलब ये वही प्राधिकरण है जिसको लैंड एक्वाइजेशन एक्ट, यानी कि जमीन को अधिकृत करने का जो अधिनियम है, उसका इनको राइट मिला हुआ है। ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स हैं इन अथॉरिटी में, आईएएस ऑफिसर्स हैं। मेरी बात समझ गए? तो इन्होंने कहा कि साहब अब इसको कहां ले जाएंगे, अगर इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखेंगे तो साहब फिर तो हम कभी भी ना तो किसी की जमीन ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कर सकते हैं, ना समाज हित में, सोशल इंटरेस्ट की बात करी, समाज हित में ऐसा कर सकते हैं। तो ना सड़कें बनेंगी, ना रोड बनेंगे, ना कुछ होगा, ना चीजें डेवलप होंगी, विकसित होंगी। तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? बात समझ रहे? चलिए, एक दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 368 है और एक आर्टिकल हमारा 13 का क्लोज 2 है। इसको कल भी मैंने समझाया था आपको, और यही कहानी का महत्वपूर्ण पार्ट है कि ठीक है साहब, अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हो और संशोधन करके जो एक संशोधन अधिनियम बना रहे हो, तो उसके पीछे भी तो शब्द अधिनियम लग रहा है। तो वो जब एक्ट ही, वो भी तो एक एक्ट है, और जब अधिनियम ही बन के आ गया तो साहब 13 के 2 के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 13 का क्लॉज तो लिख के आ रहा है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टैक्स अवे, बात समझ रहे हो ना, या न्यून करता है, और अब्रिज द राइट conferred by the part any law made in contravention of this clause shall inconsistency, ये बात कह रहा, देखो बेटा, inconsistency be void। खत्म, बात क्लियर हो गई? मतलब इसका यह है कि साहब जितना भी हिस्सा जो है ना मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं करें, उसको वॉइड करेंगे। हिंदी वर्जन बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई ऐसी विधि हमें स्वीकार नहीं है साहब, कोई ऐसी विधि स्वीकार नहीं है जो क्या कर रही है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को छीनती है, या तो मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से छीन रही है। तुमने ऐसा कानून बना दिया जो मेरे 12 से लेकर के और 35 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार आप खत्म कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा अधिनियम जीरो है, निल है, हम नहीं मान रहे उसे, संविधान नहीं मान रहा। बात क्लियर हो गई? अगर आपने 10 सेंटेंस लिखे, 10 वाक्य लिखे, जिसमें से 5 वाक्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में नहीं थे, तो 5 वाक्य जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में, वायलेशन में नहीं थे, उनको स्वीकार करता हूं। जो 5 आपने मौलिक अधिकारों के वायलेशन में लिखे हैं, साहब डिलीट करके लाओ, खत्म करके लाओ, स्वीकार योग्य नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? क्लियर बात हो गई? यहां हम लोग बिल्कुल ही अपनी आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें वही चीज स्वीकार्य है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त जो भी लाओगे भाई, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसा संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही लिख दिया। अब चूंकि ये आर्टिकल 32 में परिवर्तनीय है, तो जैसे ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वैसे ही साहब सीधे बोरिया बिस्तर समेटा अपना और पहुंच गए हुजूर आला के दरबार में, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में। बोले हुजूर, हमें तो ये अधिकार आप ही ने दिए हैं, हमने इसके लिए तो लाठियां खाई और प्रयास किया और स्वतंत्रता मिली, और आपने हमें अधिकार दिए, और ऐसी सरकार आ गई कि ये हमसे छीन रही है। तो इससे अच्छा तो, समझ रहे, ब्रिटिशर्स ही थे। फिर समझ लीजिएगा इस चीज को कि साहब ऐसी कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा। राज्य का मतलब ना तो केंद्र और ना संबंधित राज्य। बात समझ रहे हो? द स्टेट लिखा हुआ है यहां पर, और जब राज्य की बात आती तो स्टेट लिख देते हैं, द स्टेट। तो कोई भी ऐसा विधानमंडल
बिल्कुल क्लियर बात है, यानी कि ना तो राज्य की सरकार और ना केंद्र सरकार कोई ऐसा नियम और विधि बिल्कुल नहीं बनाएगी जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या कम करती है, बिल्कुल नहीं बनाएगी। और अगर बनाएगी तो जितने काम की है, जितनी मौलिक अधिकारों के पक्ष में है, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं कर रही, उतनी स्वीकार है। बात क्लियर हो गई। विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, जितना वायलेशन करेगी उतना ही उसको वॉइड कर देंगे। 13 का क्लोज टू बिल्कुल क्लियर समझ में आया। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या सिविल सर्वेंट की भी तैयारी करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इतनी ज्यादा सिंपल भाषा में, और मैं बहुत फोकस करता हूं कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बात आ जाए कि बोले ठीक है साहब, संविधान संशोधन करके ला रहे हैं तब भी हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही हमारे डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है साहब। यही हमारे जो राज्य की नीति को निर्धारित अगर करना है उनके लिए साहब, ये क्या है, पॉलिसी बनाएंगे। बात समझ में आ रही, राज्य की नीति क्या होगी उसके लिए यही पॉलिसी बनाएंगे। कहां से कहां तक बनाएंगे साहब? 36 से लेकर के और 51 तक। बात क्लियर हो गई। इसमें देखो बेटा, कह रहा है कि मैंने लिख दिया दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वलिटी हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलाइहुड। महत्वपूर्ण बात कह दी, बोले साहब चाहे स्त्री और पुरुष हो, ये राज्य का दायित्व है कि ये करेगा, मतलब उनको जिंदगी जीने का प्रॉपर व्यवस्था करेगा। ए में कह रहे हैं साहब, ए में कह रहे हैं। अब बी में क्या कह रहे हैं साहब? दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस, जो भी साहब हमारे पास धन दौलत है, संसाधन है, ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, भैया सभी को समान वितरित करो। बात क्लियर हो रही है। ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ, बात समझ रहे हो कि साहब अगर हमारे पास संपत्ति है ना तो उसका संकेंद्रण नहीं करना, एक जगह इकट्ठा नहीं करना, उसको डिसेंट्रलाइज करिएगा। बात समझ में आ रही? पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन। बात क्लियर हो गई, यानी कि प्रॉपर जो है अब लिवलाइहुड के लिए भाई प्रॉपर साधन आपको उपलब्ध कराने हैं। तो 36 से 51 तक जब डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा अभी इनको लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समझ जाएं कि साहब समस्या हमारे राज्य को कहां है। कि आप ही तो कह रहे हो राज्य ये करेगा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। देखो बेटा, ये शब्द इसलिए लिखा, ये संवैधानिक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स है, बिल्कुल संविधान में एज इट इज लिखा हुआ है। हम आपको इसलिए समझा रहे कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेस हैं उनका ओनरशिप जो है ना बेटा, वो सामूहिक हित, यही तो हमारा जनहित है। एक एक शब्द पर एक्ट आ गया, सामूहिक हित शब्द यहां लिखा, यही हमारा जनहित है, इसी पे जनहित याचिकाएं होती हैं। बात समझ रहे हो? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण का हित हो। बात क्लियर होगी? सभी को भाई, सर्वसाधारण, सबका मतलब सभी को, जो आम आदमी भी है ना उसका भी हित बद्ध हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए। बोले ठीक है साहब, आप कह तो बहुत अच्छा रहे हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उधर आप मौलिक अधिकारों में ड्रामा किए बैठे हो, तो दोनों चीजें कैसे संभव है? देखो बेटा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करेंगे, अभी पूरा डिटेल में समझ लेंगे। इसके बाद में
चल थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। देखो, केशवानंद भारती का जो मामला आया, अभी हमने गोलकनाथ के बारे में जो चर्चा की, मैंने आप लोगों को बताया कि गोलकनाथ में क्या हुआ साहब, 11 बेंचों की जजमेंट थी। जो बेंच थी वो 11 जजों की थी। 6-5 से बिल्कुल क्लियर कट फैसला सुना दिया। बोले साहब 368 में जो संविधान संशोधन है वो 13 के क्लोज 2 के अंतर्गत ही है, वो एक्ट है, और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि 13 का 2 स्पष्ट मना कर रहा है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि साहब ये जो गोलकनाथ का जजमेंट है, ये पिछले जजमेंट जितने भी हुए हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है, यहां से शुरू करेंगे। अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जितने भी राज्यों ने लैंड रिफॉर्म्स के जो एक्ट बनाए वो एक ही झटके में सारे खत्म हो गए। बात क्लियर हो गई? चलिएगा, सरकार भी परेशान हो गई। मैंने अभी बताया कि 3 संशोधन 24, 25, 26 और 29 संविधान संशोधन लेकर के आई। लेकिन केशवानंद भारती जी का जब मामला आया तो इसने एक डेडलाइन निर्धारित की, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले केशवानंद भारती का मामला है क्या कि 13 जजों की बेंच, और इसमें भी फैसला 6-5 से आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप संविधान में ये सब करना चाह रहे हो, सारी दलीलें हुई, नानी पालकीवाला जी खड़े हैं, बोले संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं है, कोई डेड बॉडी नहीं है, इसमें आत्मा निवास करती है। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की सारी शक्ति हम भारत के लोग, उन लोगों के पास भी है जो सुदूर हैं, गरीब हैं, कुचले हैं, दुबले हैं, पतले हैं, एससी एसटी पिछड़े हुए हैं, जनजातियां हैं। बात मेरी समझ गए? आप उनका हित करना चाहते हो तो इनको भी आपको साथ में लेके चलना होगा। बोला ठीक है साहब। इन्होंने क्या किया कि साहब एक डॉक्ट्राइन डिटरमाइन की और ये कहा कि हम समय समय पर बताएंगे आपको कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती जी का। क्या जजमेंट है जरा पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1963 के केरल भूमि सुधार अधिनियम जो केरल का आया, और 29वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा से रोकने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया। मैंने अभी आपको चर्चा की कि नेहरू जी ने एक 9th शेड्यूल डेवलप की। पहले तो 8 ही अनुसूचियां थी, जो 9वीं लाए, और उन्होंने कहा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी अधिनियम हैं ये न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे जाएंगे, तो इनको 9th शेड्यूल में डाल दो। बात क्लियर हो गई? तो इसमें 9th शेड्यूल पर भी चर्चा हुई। 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की, और महत्वपूर्ण बात जो है वो नानी पालकीवाला की ही है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जब बोली, चर्चा के बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए होंगे, 700 से ऊपर पेज का लगभग ये जजमेंट है, 68 दिन के करीब इसमें जो है बहस चली। बुनियादी विशेषताओं की बात करी इन्होंने, बुनियादी ढांचे की बात करी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी।
बोले साहब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या साहब? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन है साहब, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, भारत की एकता एवं संप्रभुता, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी, मतलब हम ही अपने आप में भगवान हैं। संप्रभु का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान हैं। हमको अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे इंटरनल हो, किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी के इंटरफियर की, किसी के भी इंटरफियर की। बात क्लियर हो गई। हम अपने आप में भगवान है, ऐसी संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, अपनी भाषा का तरीका है ये। संघीय ढांचा, हमने आपको गुच्छे वाली कहानी बताई थी कि एक अंगूर का गुच्छा है, तो जो राज्य है ना वो बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, वो किसी तरीके से अलग नहीं हो सकते, प्लेट में रखा हुआ है। ये यूनियन की व्यवस्था है। मैंने आपको बताया था कि फेविकोल से चिपके हुए, जैसे एक फेविक्विक का एडवर्टाइजमेंट आता था, फेविकोल का, एक लॉरी होती है, गाड़ी होती है, उस पर एक दूसरे से लोग चिपके हुए रहते हैं और ऐसे हिलते जुलते चले जाते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ये यूनियन की व्यवस्था है, बहुत मजबूत कड़ी है। राज्य को इतना पावर नहीं दे रखी है कहीं पर भी। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी रिक्रूटमेंट जब होता है ना, तो स्टेट के होम सेक्रेटरी लेटर भेजते हैं, सेंटर के होम सेक्रेटरी से परमिशन होकर के आती है। यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों से अनुमति लेती हैं कि साहब हमको इतने फोर्सेस की नीड है। आर्म्स एमुनेशन भी राज्य की सरकारें अपनी मर्जी से नहीं परचेज कर सकती, इसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि राज्य इतने स्ट्रांग हो जाएं, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, और सोचो जरा अगर सीएम जो है अपोजिट पार्टी के हो और उधर अलग सरकार हो, तो इसका सोचे कैप्चर कर लें दिल्ली में जाकर के। बात समझ रहे हो? दिल्ली पे कब्जा कर लें अगर कोई दूसरे विपक्ष का हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 मिनट ओनली। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। आज समझ गए आप लोग? तो ये यूनियन ऑफ द स्टेट जो है ये स्ट्रांग व्यवस्था है, अलग नहीं हो सकते, लॉरी की तरीके से, अंगूर के गुच्छे की तरीके से। और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, बोले साहब सिलेक्ट करना होगा, कोई राजा रजवाड़ों का स्टाइल, कोई घराना नहीं चलेगा कि साहब यहीं के मुख्यमंत्री लगातार बनते रहेंगे। तो डेमोक्रेसी की बात क्लियर हो गई। और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये सारे के सारे क्या है साहब? ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। गोलकनाथ, अब आगे की कहानी में जो इसका पार्ट रह गया है राजनीतिक, उसकी चर्चा करेंगे साथियों। तो जय हिंद साथियों, करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस ये आप लोगों के लिए और हम आपके लिए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।